चलिए इसके बाद स्क्रीन शेयर करें। हाँ स्क्रीन शेयर किया, ठीक है। तो देखो बात यह है कि हमने क्या कहा, अगर ये एओर्टा है, ठीक है, और ये वेनस सिस्टम है, ठीक है, ये वेनस सिस्टम, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ब्लड सप्लाई हुआ किसी स्पेसिफिक ऑर्गन को, यहाँ से ब्लड सप्लाई हुआ किसी स्पेसिफिक ऑर्गन को या स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को। जैसे कि यहाँ से ब्लड सप्लाई हुआ, आपको बताया था ना, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, स्प्लीन, पैंक्रियास। और उसके बाद यहाँ से ब्लड, जी साहब 2-2:30 बजे आऊंगा। तो यहाँ से आया और ये गया कहाँ पे, लीवर में, लीवर में। और फिर यहाँ से ये आएगा यहाँ पे। तो इस पिंक वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, बताइए, इसको हम क्या कहेंगे, बताइए, आप सबको मालूम है, पोर्टल, क्या कहेंगे, पिछले क्लास में थे ना आप लोग, बताइए क्या कहेंगे इसको, पोर्टल वेन, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का नाम तो जरूर सुना होगा आप सबने, सबने सुना है ना हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का नाम सबने सुना है ना, हाइपोथैलेमस, ये है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस से यहाँ पे पहुंचा और यहाँ पे एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ब्लड गया, और उसके बाद यहाँ से ब्लड कहाँ आया, वेनस सिस्टम में। तो ये भी क्या कहलाना चाहिए, बताइए, ये भी क्या कहलाना चाहिए, बोलिए, आप ही लोग बोलिए, ये क्या कहलाना चाहिए, पिंक वाला यहाँ पे ये पिंक वाला क्या कहलाना चाहिए, पोर्टल वेन। बता रहा हूँ सोफिया जैले, पहले जो चीज बता रहा हूँ उस पर वर्क करो ना। मैंने क्या कहा, सना नवाज, इसको भी हम कहेंगे, इसका भी नाम है पोर्टल वेन, ठीक है ना। घबराओ मत, धीरे धीरे स्टेप वाइज हम लोग चीजों को करेंगे ना, तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा चीज, ठीक है ना। तो ये भी पोर्टल वेन, ये भी पोर्टल वेन, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों में तो ये चीज नहीं देखा जाता है, लेकिन दूसरे एनिमल में, जैसे कि रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में, पोस्टेरियर बॉडी पार्ट, कौन सा, पोस्टेरियर बॉडी पार्ट का मतलब डोर्सल बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट में खून आया, और यहां से खून कहाँ पहुंचा, किडनी में। कहाँ पहुंचा बेटा, किडनी में। और किडनी से खून कहाँ गया, बोलिए, किडनी से खून कहाँ गया, वेनस सिस्टम में। कहाँ गया,
वेनस सिस्टम। ये क्या है, ये आर्टरी। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी क्या कहलाएगा बताइए आप लोग, ये भी क्या कहलाएगा, पोर्टल वेन। तो तीन तरह के पोर्टल वेन एनिमल्स में देखे जाते हैं वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स हैव हाउ मेनी टाइप ऑफ पोर्टल वेन, वर्टिब्रेट्स हैव 3 टाइप ऑफ पोर्टल वेन। तो याद रखना है, वर्टिब्रेट्स का मतलब कौन कौन से एनिमल आते हैं वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से एनिमल एनिमल आते हैं बताइए, कौन कौन से क्लासेज आते हैं। चलिए क्लास बताइए, एनिमल तो नहीं बताएंगे। मैमल, एब, रेप्टाइल्स, और कुछ भी आता है, और कुछ भी आता है। देखिए वर्टिब्रेट है फॉलोइंग क्लास, कौन से क्लास, साइक्लोस्टोमाटा, क्लास कॉन्ड्रिस्टाइस, क्लास ऑस्टिस्थाइस, क्लास एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एब्स, मैमल्स, ये सारे आते हैं। ठीक है ना, कॉन्ड्रिस्टाइस ऑस्टिस्थाइस को हम लोग फिशेस कहते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। इनमें पोर्टल वेन्स होते हैं। इनमें क्या होते हैं, इनमें पोर्टल वेन्स होते हैं। इन सब में तीनों तरह के पोर्टल वेन होते हैं। तो ये 3 तरह के पोर्टल वेन का नाम पहले मैं लिख दूं, तो इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी है। मैं नाम यहाँ पे जगह नहीं तो अलग लिखूंगा। ए का नाम क्या है, तो ए का नाम है हिपैटिक पोर्टल वेन। बी का नाम है हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। और सी का नाम है बताइए रीनल पोर्टल वेन। ठीक है, तो इन सब में ए प्लस बी प्लस सी वेल डेवलप्ड होता है। इसमें सी जो होता है मतलब रीनल पोर्टल वेन रेड्यूस्ड होता है। रेड्यूस्ड का मतलब बहुत ही कम डेवलप होता है, लेस डेवलप्ड। एब्स में, और इसमें तीनों वेल डेवलप्ड। और मैमल्स में एब्सेंट होता है, सी एब्सेंट होता है, रीनल पोर्टल वेन नहीं होता। तो हम लोगों में रीनल पोर्टल वेन है, बोलिए तो हम लोगों में रीनल पोर्टल वेन है या नहीं है। बताइए भाई लोग, बहन लोग। ठीक है, आइए। तो ये पोर्टल वेन क्यों है, सवाल ये पैदा था कि वाई गॉड हैज क्रिएटेड द पोर्टल वेन। द क्वेश्चन राइज कि वाई गॉड क्रिएटेड द पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन के पीछे कंसेप्ट ये है बेटा कि जब मान लो जैसे हम खाना खाते हैं, तो हम खाना में डिफरेंट चीज खाते हैं। वो सारे चीज खाना का स्टोमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो के पहले लीवर में पहुंचता है। उसी तरह से स्प्लीन में से बहुत सारी चीजें जो स्प्लीन के जरिए बनती हैं वो लीवर में पहुंचती हैं। पैंक्रियाज से जो हार्मोन होते हैं पहले कहाँ पहुंचते हैं, लीवर में पहुंचते हैं। पैंक्रियाज से जो भी कुछ होता है वो पहले ब्लड के जरिए वो लीवर में पहुंचता है। तो मतलब लीवर उनको असेस करता है और अकॉर्डिंग टू नीड लीवर उसमें मेटाबॉलिज्म करता है, उसको रिलीज करता है। तो ये इसका फंक्शन है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो पोर्टल वेन है तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो होगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो यहाँ से ना आया, ऑक्सीजन तो यहाँ से ना आया, यहाँ से यहाँ इसमें ऑक्सीजन आया, यहाँ से यहाँ तो इसमें ऑक्सीजन नहीं आया। तो इस पोर्टल वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बोलो।
पोर्टल वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। तो आपको कोई भी पूछ दे तो पोर्टल वेन इज नॉट द वेन फॉर सप्लाइंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी दी कोई भी पोर्टल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में लाता है। उसी तरह से हमारे हाइपोथैलेमस से बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पे पोर्टल वेन जो है ना बहुत सारे हार्मोन को लेके आता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन यहाँ भी अगेन क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड। पोस्टीरियर बॉडी पार्ट जो कि हम लोगों में नहीं होता है, लोअर एनिमल्स में होता है, लोअर वर्टिब्रेट्स में, तो उसमें पोस्टीरियर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और कुछ सब्सटेंसेस को लेके किडनी में आता है और फिर किडनी से इसमें आता है, तो ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि तो फिर लीवर को एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को और किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की भी तो जरूरत होगी ना। यस, फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे हैव ए डिफरेंट सप्लाई, अरे दे हैव ए डिफरेंट सप्लाई ऑफ आर्टरी, डिफरेंट सप्लाई ऑफ आर्टरी। एक आर्टरी अलग से, इसमें एक आर्टरी की सप्लाई होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेता है, जैसे कि इसका नाम है हिपैटिक आर्टरी, इसका नाम है एंटीरियर पिट्यूटरी आर्टरी, इसका नाम है रीनल आर्टरी। समझ में आया ना, समझ में आया ना बात। तो देवे सोफिया नोमानी आपका क्वेश्चन सोल्व हुआ। सोफिया नोमानी, क्या हैव यू गॉट योर क्वेश्चन? सोफिया नोमानी ने किया था या किसने किया था क्वेश्चन? ये किसने किया था ना क्वेश्चन, किसने किया था? हाँ ठीक है, यहाँ उनने, तो आपका सोल्व हुआ ना क्वेश्चन। तो घबराइए मत, सब चीज धीरे धीरे स्टेप वाइज। बीच में अननेसरी अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही तो कहिए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बीच में अननेसरी इंटरप्ट मत किया कीजिए। देखिए उससे क्या होता है ना, आदमी जो पढ़ा रहा है ना उसमें कहीं ना कहीं इंटरप्शन होता है। हमें भी पढ़ाने का एक तजर्बा है छोटा सा, थोड़ा बहुत, अच्छा मतलब अच्छा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूँ मैं, ठीक है ना, लेकिन आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। तो पोर्टल वेन एक्चुअली में क्या करता है ना, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को लेके जाता है, यही काम है पोर्टल वेन का। तो पोर्टल वेन ब्रिंग some substances from one organ to other, ठीक है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन। अब आइए बात करते हैं कैपिलरीज की। तो देखो आपने वेन देख लिया था, आपने आर्टरी देख लिया था, वेन और आर्टरी के बीच में कैपिलरीज है। देखो आपको याद है ना कि वेन और आर्टरी के 3 लेयर होते हैं, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। आर्टरी में साथ में इंटरनल इलास्टिक लेमाइना भी होता है और एक्सटर्नल इलास्टिक लेमाइना भी होता है, लेकिन वेन में नहीं होता है। तो सुन लो कैपिलरीज क्या है। तो कैपिलरीज जो है ना सिर्फ ट्यूनिका इंटीमा का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? मेड अप ऑफ ओनली ट्यूनिका इंटीमा। मतलब कि इसमें क्या होगा, अंदर वाला इंडोथेलियल लेयर होगा, आपको मालूम होना चाहिए। ये देखिए ये अंदर वाला क्या होगा, ये एपिथेलियल लेयर और उसके सराउंडिंग बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियल लेयर और उसके सराउंडिंग ये एपिथेलियल, ये कैपिलरीज है तो कैपिलरी का क्रॉस सेक्शन है। तो ये एपिथेलियल सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स होगा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स, और इसके सराउंडिंग बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर आप लोगों टिश्यू पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ाएंगे, अभी 16 से खुल रहा है तो मैं पहला चैप्टर टिश्यू ही शुरू करूंगा या बायोमोलिक्यूल। तो इसके सराउंडिंग क्या होगा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या चीज होगा बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके सराउंडिंग क्या होगा, इंटरनल इलास्टिक लेमाइना। क्या होगा, इंटरनल इलास्टिक लेमाइना, इंटरनल इलास्टिक लेमाइना, ठीक है ना, समझ में आ गया बात। तो बस कैपिलरीज में ये होता है, यही होता है कैपिलरीज। तो कैपिलरी सिंगल सेल होता है और कैपिलरीज में पोर्स भी होते हैं, जैसे यहाँ से पोर्स होगा या हो सकता है यहाँ से पोर्स हो, ठीक है। तो कैपिलरीज में पोर्स होते हैं और जिसके जरिए सब्सटेंसेस ब्लड से बाहर निकलता है और बाहर से कुछ सब्सटेंसेस अंदर की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखिए दूसरी चीज, जो इसके सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स हैं, जो इसके सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग है, उनको हम लोग इंडोथेलियल लेयर भी कहते हैं या इंडोथेलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडोथेलियम भी कहते हैं। तो इसके सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स को हम क्या कहते हैं,
इंडोथेलियम भी कहते हैं, इंडोथेलियम भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोथेलियम। समझ में आया मेरी बात? तो इसको हम लोग इंडोथेलियम भी कहते हैं। अब आप लोगों को कैपिलरीज के कुछ टाइप्स होते हैं। एक होता है, आगे हम बताएंगे जहां जरूरत होगा, एक होता है कंटिन्यूअस कैपिलरीज, कैपिलरीज टाइप्स, कंटिन्यूअस कैपिलरीज। एक होता है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, अभी नहीं बताएंगे ये क्या चीज है, नाम खाली बता दे रहे हैं और आगे बताएंगे। और तीसरा होता है साइनसोइडल कैपिलरीज। तीन तरह के कैपिलरीज मेनली देखे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आगे जहां जरूरत होगी वहां हम बताएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? अगर नहीं है तो एन लिख दीजिए। सना नमाज के अलावा बाकी लोग लिखिए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। अम्मा से बनवा लीजिए, अम्मा सो रही क्या? जाके बनवा लीजिए। कोरोनरी सर्कुलेशन की बात करते हैं। क्या किसकी बात करते हैं? कोरोनरी सर्कुलेशन की। ये भी हमारे बुक में थोड़ा सा है। आपने नाम सुना है कोरोनरी सर्कुलेशन की? फीटल सर्कुलेशन अब सिलेबस में नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बेकार का चीज़ है, अननेसरी, अब आता ही नहीं है, अननेसरी हम क्यों पढ़ाएं। अबू जर साहब नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, चाहे आप खुश रहिए या नाराज रहिए। और आपके सिलेबस में ये बिल्कुल हटा दिया गया, आता ही नहीं है तो अननेसरी हम क्यों पढ़ाएं फीटल सर्कुलेशन, ठीक है। कोरोनरी सर्कुलेशन का मतलब होता है हार्ट को सप्लाई करने वाला सर्कुलेशन, उसको हम क्या कहते हैं? कोरोनरी सर्कुलेशन। देखो आपको मालूम है ना, ये जैसे आपका दिल, ये आपका दिल है, ये दिल का वाल है, ये दिल के बीच में इंटरएट्रियल सेप्टम है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ना भाई, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये आपका क्या चीज है, आपको समझ में आ रहा होगा, एवी सेप्टम, एंटीवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये बताइए, ये सब तो सेलुलर ही है, ये भी सेलुलर है, ये भी सेलुलर है, इसके अंदर भी सेल है। तो इन सब सेल को भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होगी। तो क्या होता है ना, एओर्टा जो होता है ना, याद है ना एओर्टा, तो एओर्टा से, जैसे ये एओर्टा निकला, ये एओर्टा है, एओर्टा से दो छोटे छोटे आर्टरी निकलते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी। और ये कहाँ चला जाता है, किसको सप्लाई करता है? हार्ट के वाल को। किसको सप्लाई करता है? हार्ट के वाल को। तो कोरोनरी आर्टरी जैसे ये सब यहाँ पे हार्ट के वाल को होता है, हार्ट के वाल को सप्लाई करेगा। किसको सप्लाई करेगा? हार्ट के वाल को सप्लाई करता है कोरोनरी आर्टरी। और सप्लाई करने के बाद हार्ट के वाल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है ना। कोरोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी आर्टरी किसको सप्लाई करता है? हार्ट के वाल को। और हार्ट के वाल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेता है कोरोनरी। देखो कोरोनरी सर्कुलेशन में तीन चीजें होती हैं, तीन चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं? तो कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी कैपिलरीज, आर्टरीज, कोरोनरी कैपिलरीज एंड कोरोनरी वेन्स। ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है। कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी कैपिलरीज एंड कोरोनरी वेन्स। इसमें जो कोरोनरी आर्टरी होता है वो सप्लाई करता है, कोरोनरी कैपिलरीज के जरिए एक्सचेंज होता है, और कोरोनरी वेन्स जो होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को फिर लेके आता है। तो कहाँ से लेके आता है? तो आपको याद होगा एक चीज, एक स्ट्रक्चर बताया था आपको, कोरोनरी साइनस या सल्कस, कोरोनरी साइनस या सल्कस, याद है? साइनस की सल्कस, हाँ, कोरोनरी सल्कस अलग चीज होता है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है कोरोनरी साइनस, और इसी में लाके यहाँ पे
कोरोनरी वेन्स यहाँ पे आके, कोरोनरी वेन्स इधर से, ये कोरोनरी वेन आया, ये आया कोरोनरी वेन, इसमें आके खुलता है और फिर कोरोनरी वेन यहाँ पे कौन सा वाल्व होता है बताइए? यहाँ पे वाल्व का नाम क्या है? कोरोनरी वेन के ऊपर जो, कोरोनरी साइनस के ऊपर जो वाल्व होता है उसका नाम क्या है? अफीफा, आपको कुछ समझ में आ रहा है बेटा? चूंकि आप क्लास पीछे वाला लेक्चर सब देख लेना, ठीक है ना, समझ में आएगा। ठीक है, बोलो अफीफा, समझ में आ रहा है? इसका नाम होता है थिवेसियन वाल्व। थिवेसियन वाल्व का नाम होता है थिवेसियन वाल्व। ठीक है ना, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? अप टू ईयर एनी प्रॉब्लम नहीं ना? तो ये बात हो गई कोरोनरी सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं फीटल सर्कुलेशन के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा। अब आइए नेक्स्ट, इसके थोड़ा सा हम लोग एनसीईआरटी में क्या दिखाए देख लेते हैं। द ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय अ फिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेसल डबल the artery and vein. Basically, each artery and vein consists of three layers: the inner lining of squamous endothelium, the tunica intima, middle layer smooth muscle and elastic fiber, tunica media, and external layer of fibrous connective tissue with collagen fiber, tunica externa. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कोलाजन फाइबर मतलब इसमें कोलाजन फाइबर बहुत सारा रहता है, किसमें? ट्यूनिका एक्सटर्ना में। देखो ट्यूनिका मीडिया में कौन सा फाइबर रहता है? इलास्टिक फाइबर रहता है। देखो ये बात याद रखना, ये कंफ्यूजन। अब ये फाइबर क्या चीज होता है तो ये टिश्यू में हम पढ़ाएंगे। ट्यूनिका मीडिया में कौन सा फाइबर रहेगा? हालांकि हमने बता रखा है इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर का दूसरा नाम होता है येलो फाइबर। इलास्टिक फाइबर या येलो फाइबर। ट्यूनिका एक्सटर्ना में कौन सा फाइबर होता है? ये फाइबर क्या चीज है, जब हम पढ़ाएंगे, जब टिश्यू पढ़ाएंगे तो। कोलाजन फाइबर, या कोलाजन फाइबर का दूसरा नाम क्या होता है? बोलो। व्हाइट फाइबर। व्हाइट फाइबर। समझ में आया बात? तो ये आपको याद रखना होगा। tunica media and external layer fibers connected with collagen fiber tunica. The tunica media is comparatively thin in vein, ये सब बता चुके हैं। As mentioned earlier, the blood pumped by right ventricle enter into the pulmonary artery, whereas left ventricle pump blood into the aorta. ये सबको मालूम है। Deoxygenated blood pump into the pulmonary artery is passed out onto the lung, ये सबको मालूम है। From where the oxygenated blood carried by pulmonary vein into the left rim. This pathway constitutes pulmonary circulation. पढ़ा चुके हैं। The oxygenated blood entering the aorta is carried out by network of arteriole and capillary to the tissue, from where the oxygenated blood collected by the system of venules, veins and vena cava and emptied into the right atrium. ये सब आपको पढ़ा चुके हैं। This is the systemic circulation. The systemic circulation provides nutrient, oxygen and essential substance to the tissue and takes CO2 and other harmful substance away from for elimination. A unique vascular connection exists between digestive tract and liver called hepatic portal vein. देखो आपके एनसीईआरटी के इस चैप्टर में खाली हिपैटिक पोर्टल वेन दिया है, लेकिन जब आप केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे आपको मिलेगा हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। द हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर। इसमें सिर्फ इंटेस्टाइन लिखा है, लेकिन स्टोमक से भी करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी करता है, लार्ज इंटेस्टाइन से भी करता है, पैंक्रियाज से भी करता है, स्प्लीन से भी। एंड इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन and liver before it is delivered to the systemic. A special coronary system of blood vessel is present in our body exclusively for the circulation of blood to and from the cardiac muscular, known as which circulation? कोरोनरी सर्कुलेशन। यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, मैं लिख दे रहा हूँ, कोरोनरी सर्कुलेशन। तो यहाँ तक तो आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आया होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बोलिए भाई? नहीं ना? बोल लो। चलो बाकी लोग बोलो, बाकी लोग बोलिए। चलिए अब हम लोग डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। क्या करते हैं? रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। देखो कार्डियक एक्टिविटी ऑफ रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? ये अभी इतना देर से कौन बच्चा आया है भाई? 16113 मैं तुम्हें रिमूव करने जा रहा हूँ बेटा, अपने नाम से आओ। मैं अभी रिमूव करने जा रहा हूँ, अभी नाम चेंज करके आओ, नहीं तो मैं अभी रिमूव कर दूंगा। कम विथ योर नेम। ये क्या बात हुई? 161130007, ये क्या बात हुई? कम विथ योर नेम, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रिमूव यू।
तो फिर परमानेंटली ब्लॉक हो जाओगे, आ नहीं पाओगे। मैं बता रहा हूँ बेटा। कौन है 16113? जल्दी से अपना नाम बताओ और नाम से आओ। तो चलो मैं रिमूव कर रहा हूँ तुम्हें। मैंने तुम्हें रिमूव कर दिया भाई। चलो अब हम लोग बात करते हैं कार्डियक। देखो कार्डियक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। भाई दिल का काम क्या है? दिल का काम है धड़कना। दिल का काम क्या है? तो दिल का काम है धड़कना। धड़कने का मतलब क्या है? हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ। इसके रेस्पॉन्स में क्या होता है? हमारा बीपी मेंटेन रहता है। ब्लड प्रेशर बताया था ना? ब्लड प्रेशर बताया था ना, तुम लोग को याद है ना? बताया था कि नहीं बताया था? बता दो, मुझे ध्यान नहीं है। आइदर आई हैव टॉक्ड विद रिलेटेड विद ब्लड प्रेशर और नॉट। तो मैं, ठीक है ना? तो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी का मतलब कैसे है कि भाई हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना? ये दोनों चीजें। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हार्ट के कौन मेंटेन करता है? कौन करता है मेंटेन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को? which is responsible for contract which factor is responsible for maintaining the contraction and relaxation of heart और विच स्ट्रक्चर? तो आपको याद है ना, हार्ट में अपना जनरेटर होता है जिसका नाम है एसए नोड। हार्ट में अपना जनरेटर होता है, उसका नाम है एसए नोड। और एसए नोड ही मेनली हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करता है। बाकी ये भी नोड वगैरह तो ये तो सप्लीमेंट्री है, ये तो छोटे छोटे नोड्स हैं। जब एसए नोड काम नहीं करता है तब ये सब मेंटेन करता है। तो आपसे कहा जाए कि कौन करता है मेंटेन हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को, और ये एसए नोड किसी बाहर के चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। ये बाहर कैसा नहीं कि ये एसए नोड किसी बाहर के चीज पे डिपेंडेंट है कि बाहर से कोई सप्लाई आएगा तब हम करेंगे। एसए नोड ऑटोमेटिकली करता रहता है कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन। इसीलिए मरने के बाद भी हार्ट जो है ना 2-4 घंटे तक फंक्शनल रहता है, और इसीलिए हार्ट ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है। समझ रहे ना? क्योंकि हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें एसए नोड काम करता रहता है। तो इसीलिए हमारा हार्ट जो है कौन सा है? ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। क्या कंट्रोल होता है? ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। कैसे कंट्रोल होता है? ऑटोमेटिकली। इसीलिए इसके लिए टर्म इस्तेमाल किया एनसीईआरटी में, ऑटो रेगुलेटेड। क्या टर्म इस्तेमाल किया है? ऑटो रेगुलेटेड। तो हमारे ही हार्ट नहीं, जितना भी मायोजेनिक हार्ट है ना, मायोजेनिक हार्ट याद है, न्यूरोजेनिक हार्ट, दो तरह का हार्ट होता है। तो ऑल मायोजेनिक हार्ट्स आर, ये देखो कार्डियक सर्जन हमारे पास आ गए हैं, अबू जर अशरफ साहब। बोल रहे हैं सर हार्ट फेलियर से ही डेथ तो होता है। अरे कार्डियक कार्डियोलॉजिस्ट, अभी बताऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा डिसऑर्डर, तो घबराऊंगा। ठीक है ना? समझ रहे ना? ये कार्डियोलॉजिस्ट साहब हमसे पूछ रहे हैं कि अगर हार्ट फेलियर से ही डेथ होता है तो मतलब कि हार्ट का कोई डेथ से लेना देना नहीं है। क्यों? आपका यही कहना है अबू जर साहब? आपका यही कहना है ना कि सर हार्ट तो फिर इसका मतलब डेथ ही नहीं होना चाहिए? हाँ, ये मालूम है ना आप लोग क्या सोचते हैं। आई नो दिस वेरी वेल। ठीक है, बताऊंगा आगे, घबराओ मत, अभी पढ़ो जो बता रहा हूँ। ठीक है, तो जितने भी ऑल मायोजेनिक हार्ट्स आर, ऑल मायोजेनिक हार्ट्स आर ऑटो रेगुलेटेड। ऑल मायोजेनिक हार्ट्स आर ऑटो रेगुलेटेड। जितने भी मायोजेनिक हार्ट्स हैं कौन से हैं? ऑटो रेगुलेटेड हैं। अब आइए नेक्स्ट। एसए नोड, ठीक है। तो एसए नोड के पास एक एबिलिटी है। एसए नोड क्या करता है? हार्ट को डिपेंड अपॉन कंडीशन ऑफ बॉडी
एज लो एज 60 टाइम पर मिनट बीट करा सकता है, और डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी, और मैक्सिमम 100 टाइम पर मिनट बीट करा सकता है। तो एसए नोड की क्या एबिलिटी है कि हार्ट को कम से कम कितनी बार बीट करा सकता है? अरे सॉरी, ट्यूनिका एक्सटर्नल लिखना चाहिए था, सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक्सटर्नल लिखना चाहिए था। ठीक है, थैंक यू फॉर करेक्टिंग सर, थैंक यू। यहाँ पे ट्यूनिका एक्सटर्नल लिखना चाहिए। खुश सर, खुश, ठीक है, ये ट्यूनिका एक्सटर्नल होना चाहिए था। तो हार्ट को एसए नोड कम से कम कितनी बार बीट कर सकता है? 7 बार, डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी, डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है ना? लेकिन ऑन एवरेज ये कितनी बार कराता है बीट? 72 टाइम्स पर मिनट ऑन एवरेज। मोस्टली ये 75 70 से 75 टाइम एक्शन पोटेंशियल 75 टाइम जनरेट होता है, तो ये 75 टाइम बीट कराता है मोस्टली। अब देखो, एक टर्म होता है, आई थिंक आपको बताया होगा, ब्रेडिकार्डिया टैकीकार्डिया, बताया है? हाँ सर, देखो एनसीईआरटी में 72 टाइम लिखा हुआ है ऑन एवरेज हार्ट, इसीलिए हमने बताया वो 75। देखो, अगर किसी वजह से हार्ट बीट लेस देन 60 हो जाए, लेस देन 60 हो जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया। और मोर देन 100 हो जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? टैकीकार्डिया। ठीक है, तो ब्रेडिकार्डिया टैकीकार्डिया समझ गए। दूसरी चीज, तो हमारा 72 टाइम्स हार्ट बीट मोस्टली करता है। तो भाई इस हार्ट बीट को ज्यादा और कम, मतलब 7 की तरफ ले जाने के लिए या 100 की तरफ ले जाने के लिए क्या एसए नोड अपने आप करता है, या एसए नोड को कहीं से इंडिकेशन आता है? तो एसए नोड को इंडिकेशन आता है, कहाँ से आता है? तो न्यूरो, दो जगहों से आता है, नर्वस सिस्टम से आता है और इंडोक्राइन सिस्टम से आता है। मोस्टली ये कितना बार? 72 टाइम या 75 टाइम, जो भी कहिए आप। एनसीईआरटी में एक्शन पोटेंशियल 75 लिखा है और ये 72 लिख दिया है, तो गड़बड़ कर दिया है। ऑन एवरेज 72 लिखना चाहिए, तो एक्शन पोटेंशियल भी 72 ही लिखना चाहिए था। ठीक है ना, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। लेकिन नर्वस सिस्टम में अभी आपको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा। नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक वॉलुंटरी कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब आप अबूजर साहब अपने विल से, आप अपने दिल के धड़कन को सब 95 कर लीजिए तो पर मिनट, कर लीजिए तो अपने विल से कर लीजिए, करके बताइए, कर लिया आपने? सना नवाज, आप 120 कीजिए अपने विल से, अपने चाह के आप अपने दिल के धड़कन को बढ़ाइए। तो सना नवाज आप 120 कीजिए, अबूजर साहब आप 100 कीजिए, सोफिया आप 50 कीजिए या 60 कीजिए, कर सकते हैं? तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? वॉलुंटरी सिस्टम है नर्वस सिस्टम का, जिसके जरिए हम वॉलुंटरी कंट्रोल करते हैं, जैसे कि मुझे बोलना है, क्या बोलना है, तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम के जरिए कंट्रोल हो रहा है। लेकिन कुछ काम हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली चलता रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो जिस सिस्टम से कंट्रोल होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो हमारे हार्ट को कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, ये सब पढ़ेंगे हम लोग किसमें? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। वो दो पार्ट कौन से हैं? तो वो दो पार्ट हैं, बताइए। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये सब पढ़ेंगे आप लोग, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना, समझ रहे हो वैसे? हाँ, भागने से हो जाएगा, तो भागने में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है ना। जैसे असर ने कहा कि सर भागेंगे दौड़ेंगे तो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा असर नफीस। तो उस वक्त क्या होता है? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। तो जब कभी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक्टिवेट होगा, तो कॉजेज इंक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज इन
अरे इंक्रीज इनको मैं बराबर लिख दिया, इंक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज इन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एंड ओवरऑल इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। ठीक है, और जब हम लोग जरूरत से ज्यादा पैसिव हो जाते हैं, एकदम रिलैक्स हैं, तो उस वक्त पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का होता है। पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम वेगस नर्व के जरिए, अब वेगस नर्व क्या होता है ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। वेगस नर्व के जरिए सप्लाई होता है, और पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो हार्ट के रेट को अपोजिट एक्टिविटी की तरफ ले जाएगा, कॉजेज डिक्रीज इन हार्ट रेट, डिक्रीज इन फोर्स ऑफ या स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एंड ओवरऑल डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। समझ रहे हैं बात को? तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जरिए हार्ट रेट को कम या ज्यादा किया जा सकता है, डिपेंड अपॉन कंडीशन। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, क्यों होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे किसमें, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, पूरा डिटेल में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारे हार्मोन है, जैसे कि थायरॉक्सिन, एड्रिनालिन, ठीक है ना, कोर्टिसोल, ये सब इंक्रीज इन हार्ट रेट करता है। ठीक है ना, और लेकिन ये इनडायरेक्टली करता है, कैसे करता है वो सब डिटेल में नहीं जानना है हमको। ठीक है, तो इतना बात आपको याद रखना है। अब देखिए आपके बुक में क्या लिखा है, तो नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली। इंट्रिंसिकली का मतलब हार्ट के अंदर इटसेल्फ, हार्ट के अंदर इटसेल्फ, और ये इंट्रिंसिकली में क्या है, ऑटो बाय स्पेशलाइज्ड मसल नोडल टिश्यू, हेंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक। स्पेशल न्यूरल सेंटर मेडुला। अब देखो, हाँ एक बात और, सॉरी फॉर दैट, ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, ये आपका है ब्रेन, ये है पोन्स, ये है मेडुला, ये है सेरिबेलम, चलो थोड़ा अच्छा बना देता हूँ, ये है आपका फोर ब्रेन, ये है आपका मिड ब्रेन, ये है पोन्स, ये है मेडुला, और ये है सेरिबेलम। तो मेडुला में कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं। मेडुला के अंदर क्या होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से अभी पढ़ाएंगे बेटा, एड्रिनल केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में पढ़ाएंगे, कॉर्टिसोल एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, ठीक है ना, जोना ग्लोमेरुलसा से। ठीक है, तो वो केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, अभी यहाँ पे सिर्फ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, जो जिसकी ये अभी ये भी यहाँ पे एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं, अभी ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर किस चीज का बना होता है, क्या होता है, ये सब हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, इसको हम कहते हैं कार्डियक सेंटर। यही कार्डियक सेंटर जो है ना, बेसिकली सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक सेंटर को के जरिए यहीं से निकलता है, समझ लो सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक, मोटा मोटी आप समझो यहीं से निकलता है, और यहीं से हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि कार्डियक सेंटर कहाँ लोकेटेड है, तो आप कहोगे मेडुला ऑब्लंगाटा में। कहाँ लोकेटेड है, तो आप कहोगे मेडुला ऑब्लंगाटा में। तो वही बात यहाँ पे आपके बुक में भी लिखा है कि स्पेशल न्यूरल सेंटर, वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, इन मेडुला कैन मॉड्यूलेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनॉमी। मॉड्यूलेट का मतलब उसकी एक्टिविटी को थोड़ा सा बढ़ाना घटाना, मॉड्यूलेट, मॉड्यूलेट का मतलब ये हो गया, ठीक है ना। न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैन इंक्रीज द हार्ट रेट beat, strength of ventricle and thereby the cardiac output. On the other hand, parasympathetic nervous system, another component of ANS, decrease the rate of heartbeat, speed of conduction of action potential and thereby decrease the cardiac output. Adrenal medullary hormone मतलब कि adrenaline can also increase the cardiac output. खाली एड्रेनालिन ही नहीं, थायरॉक्सिन भी, कॉर्टिसोल भी, ये सब कर सकता है। समझ में आ रहा है बात, समझ में आया यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को तो बोलिए भाई, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। देखिए सिंपैथेटिक, सुनो मैं बता रहा हूँ, सिंपैथेटिक, पारासिम्पैथेटिक, ये न्यूरल सेंटर, ये सारी चीजें, इंडोक्राइन सिस्टम, ये सब सारी चीजें हम लोग, बाकी लोग बोलो भाई, ये सब हम लोग रिस्पेक्टिव चैप्टर में पढ़ेंगे। अब अभी हम थोड़े आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन की बात, हार्मोन्स के बारे में बताना शुरू कर देंगे, नहीं तो फिर अब क्या होगा ना कि आप लोगों का खिचड़ी बन जाएगा। तो अभी जितनी जरूरत है उसी हिसाब से जानेंगे हम लोग। अब इसके आगे का टॉपिक है आई थिंक डिसऑर्डर, यही है मेरे समझ से, मुझे जहाँ तक ध्यान है,
मैं एनसीईआरटी का बुक मैं अभी खोल लेता हूँ, एक मिनट रुकिए आप लोग। ठीक है अबूजर साहब, तो एनसीईआरटी के बुक को मैं अभी खोलता हूँ और आपका हार्ट फेलियर भी सही करता हूँ, ठीक है ना। अबूजर साहब बहुत परेशान है हार्ट फेलियर को लेके, ठीक है ना, क्यों इतना परेशान होते हैं अबूजर? मैं एक बार एनसीईआरटी का बुक खोल लेता हूँ ना। मैं एनसीईआरटी के बुक को देखो, मेक इट हैबिट टू कीप द एनसीईआरटी बुक ऑल द टाइम अलोंग विथ यू, ठीक है ना। तो बात यह है कि आपको जानना तो अदर देन एनसीईआरटी भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी से आपका काम चल जाएगा, थोड़ा सा तो आपको एक्स्ट्रा जानना ही पड़ता है, लेकिन यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ एनसीईआरटी। उसमें अगर आप कोई कंप्रोमाइज करते हैं, उसका हर बात आपको ध्यान में होना चाहिए। अब ये भी मत सोचिए कि आपको हर बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, अभी के लिए आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपको क्रिस्टल क्लियर करना है। अभी थोड़े है कि आप कार्डियक सर्जन हो जाएंगे कि आप एंजियोप्लास्टी शुरू कर देंगे, उसके लिए तो आपको 13 साल पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। लेकिन आपके जो लिमिटेड सिलेबस है वो आपको जरूर आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा, और लिमिटेड सिलेबस क्या है एनसीईआरटी, तो फिर आपके लिए नुकसानदेह है, देन इट विल बी डेंजरस फॉर यू, ठीक है। तो भाई देखो, हार्ट के डिसऑर्डर को मुझे लगता है कि आज अगर मैं पढ़ाऊँ तो तुम लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा, उसकी वजह बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसमें एनर्जी चाहिए आपको, और आप लोग 40 मिनट से पढ़ रहे हो, 42 मिनट से 45 मिनट से, तो 10 मिनट में ये होगा भी नहीं, तो फिर बीच में छोड़ना भी ठीक नहीं रहता है। इसलिए नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ाएंगे, बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है, हार्ट कैसे भी होता है स्पेशली बहुत सारे, तो कुछ इसमें हम एक्स्ट्रा भी बताएंगे, तो ठीक रहेगा नेक्स्ट क्लास में, बोलो भाई। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है बच्चे इसमें चाहते हैं अदर देन कि सर ये एंजियोप्लास्टी क्या होता है, एंजियोग्राफी क्या होता है, ये सब सुनते हैं, सर ये पेस मेकर क्या होता है, आर्टिफिशियल पेस मेकर क्या होता है, ये क्या होता है सर, बाईपास सर्जरी क्या होता है, तो ये सब हालांकि बहुत ज़्यादा आता नहीं है इस पर, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि तुम लोगों को लगे कि हाँ भाई हम डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ हमारे अंदर वो फीलिंग्स आनी चाहिए, ठीक है ना। हालांकि ये सब आता नहीं है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आइडियाज दे दूंगा। चलो तो मैं आज यहीं पे छोड़ता हूँ क्लास, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। एएमयू का 11th इंट्रेंस कब होने वाला है, कुछ आइडिया है? आई एम अ डेंटिस्ट एंड गोइंग टू ओपन माई क्लिनिक वेरी सुन, ठीक है ना। बीडीएस मैंने एएमयू से ही किया है, तुम्हारी अप्पी जानती है अबूजर, उमेरा, हु इज ऑल्सो माई स्टूडेंट, टूबा, सी इज ऑल्सो माई स्टूडेंट, आयशा समदानी इज ऑल्सो माई स्टूडेंट, जो जिसकी इस तरह कौन सी समदानी, सम आई है कि नहीं, समदानी आई है, अरे समदानी है यहाँ पे या नहीं है, समदानी है कि नहीं, कौन समदानी, सारा समदानी, तुमने आयशा को नहीं बताया, मैंने तुम्हें कहा था कुछ, चलो ठीक है, तो करो, अच्छे से पढ़ो, दिला के पढ़ो, चलो ठीक है, ओके।